आधार के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आप आधार से पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसको हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या एईपीएस या भीम आधार पे भी कहते हैं। अभी हम इस टेक्निकल डिफरेंस में नहीं जा रहे हैं कि एईपीएस क्या है और भीम आधार क्या है, बिकॉज ये दोनों अलग चीजें हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर अभी हम ये समझते हैं कि चाहे वो एईपीएस हो या भीम आधार पे हो, बैकएंड में यानी कि जब एक कस्टमर जो अपना अंगूठा लगाता है या लगाती हैं या और अपना आधार नंबर देते हैं और अमाउंट जो निकालना चाहते हैं, तो फ्लो कैसे होता है, कैसे एक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक छोटे से डिवाइस से एनपीसीआई से होते हुए यूआईडीआई से होते हुए वापस आपके बैंक में जाके पेमेंट काट के या पेमेंट बता देती है कि आपका बैलेंस इतना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लो है। अगर आप एक फिनटेक प्रोफेशनल हैं या एक बिजनेस बनाना चाहते हैं या बस समझना चाहते हैं कि एईपीएस में बैकएंड में या पीछे में सिस्टम्स कैसे चलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगी। मैंने आधार के ऊपर बहुत सारे वीडियोस और बनाए हैं कि ई केवाईसी क्या होता है, एयूए क्या होता है, केयूए क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे बनाई है। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष है और आप हैं फिनटेक शास्त्र पे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एईपीएस ट्रांजैक्शन कैसे होता है, कौन से फ्लोज होते हैं, रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस क्या है, और अभी जो यूआईडीआई के नए गाइडलाइंस आए हैं कि L1 L0 डिवाइसेस क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं फ्लो से कि ये कैसे काम करता है। अगर आपने आधार पेमेंट किया होगा तो आप इस डिवाइस को, ये छोटी सी डिवाइस है जहां पे अंगूठा लगाते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान पाओगे कि यहीं से आप ट्रांजैक्शन करते हो या कस्टमर ट्रांजैक्शन करता है। अब हम समझते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक डिवाइस होती थी जो कि पहले रजिस्टर्ड डिवाइस नहीं होती थी। कोई भी बायोमेट्रिक होता था जिसके ऊपर लोग अंगूठा लगाते थे, ट्रांजैक्शन हो जाती थी। पर उसमें कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आए, थोड़े फ्रॉड आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब डिवाइस को हम रजिस्टर्ड डिवाइस करेंगे। रजिस्टर्ड डिवाइस का क्या मतलब है, हर डिवाइस का एक यूनिक आईडी होगी जो कि उसके डिवाइस मैन्युफैक्चरर के साथ रजिस्टर्ड होगी। यानी जिस मैन्युफैक्चरर ने वो डिवाइस बनाई है वो अपने सिस्टम को ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ, ये डिवाइस मैंने बनाई है, यानी कि वो डिवाइस रजिस्टर्ड है। जैसे मॉर्फो है, मंत्रा है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। वो क्या करते हैं, अपने डिवाइस को अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं और जैसे ही ऑथेंटिकेशन पैरामीटर पास होता है तो ये कंपनी बोलती है हाँ, हम इस डिवाइस को रिकॉग्नाइज करते हैं। चैलेंज क्या हो रहा था, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस थी जो दिखती वैसी ही थी पर वो रजिस्टर्ड नहीं थी। इसी के मद्देनजर उसको एक रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस लॉन्च की गई। तो अब आपने समझ लिया कि रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस होती क्या है। तो अब समझते हैं कि जैसे मान लीजिए जो अंगूठे वाली मशीन है, ये एक रजिस्टर्ड डिवाइस है अपने मैन्युफैक्चर के लिए। कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही कस्टमर जो है कहता है मुझे पैसे निकालने हैं या किसी को पैसे पे करने हैं, तो जो मर्चेंट हो जाए या जो दुकानदार होता है या जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, वो पहले बोलते हैं आप अपना आधार नंबर बताइए, अपने बैंक का नाम बताइए। बैंक अकाउंट नंबर नहीं पूछते हैं, वो मांगते हैं आपका आधार नंबर, फिर पूछते हैं आपका बैंक का नाम, उसके बाद पूछते हैं कितना अमाउंट निकालना है या पे करना है, और फिर आप अपना एक फिंगरप्रिंट डालते हैं। और अभी के नए गाइडलाइंस और अभी के नए आई वुड से कि अपग्रेडेशन के बाद क्या हो रहा है कि अब आप फेस से भी, फेस ऑथेंटिकेशन करके भी पे कर सकते हैं। उसके बारे में वीडियो बाद में कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इस वीडियो में बहुत सिंपल फ्लो रखते हैं। क्योंकि अगर आप फेस से भी पे करेंगे तो फ्लो यही रहेगा, बस केवल फ्रंट एंड पे या तो आप अंगूठे की जगह पे फेस लगाएंगे। पर उसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। पर अभी समझते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कस्टमर आया, उसने ये सारी डिटेल्स, कस्टमर इनपुट जो लिखा है वो डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, बैंक नेम बता दिया, अमाउंट निकालना है वो बता दिया, और फिंगरप्रिंट जैसे ही वो इस डिवाइस पे रखेगा, सबसे पहले डिवाइस जो है, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है ऑथेंटिकेशन के लिए इस डिवाइस से, वो सीधे जाके रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस प्रोवाइडर से चेक करती है कि क्या ये डिवाइस लिस्टेड है या नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन आता है, ये रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस प्रोवाइडर वापस इंफॉर्मेशन देता है सिस्टम में, हाँ ये रजिस्टर्ड डिवाइस है। और ये इंफॉर्मेशन एक, आप कह सकते हैं ऑथेंटिकेशन पैरामीटर या एक कोड या ऑथेंटिकेशन कोड के माध्यम से सर्टिफाई या कह सकते हैं सत्यापित हो जाता है कि हाँ ये रजिस्टर्ड डिवाइस है। और वो सत्यापन रखना जरूरी है जब आप पूरे फ्लो में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे तो आपने ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ ये रजिस्टर्ड डिवाइस है, पर जब ये यूआईडीआई एनपीसीआई के पास जाए तो उनको भी कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि ये जो पेमेंट है वो एक सत्यापित या एक सर्टिफाइड डिवाइस से ही या रजिस्टर्ड डिवाइस से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो अब क्या होगा कि रजिस्टर्ड डिवाइस एक कंफर्मेशन आ गई, उसके बाद क्या हुआ, रजिस्टर्ड डिवाइस के पीछे एक अक्वायरर बैंक होता है। अक्वायरर बैंक का एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्विच होता है ना। वो अक्वायरर बैंक क्या होता है, अक्वायरर बैंक वो बैंक होता है जो मर्चेंट का बैंक होता है। यानी मान लेते हैं मैं एक मर्चेंट हूं, मर्चेंट मतलब मैं कुछ सामान बेचता हूं और मैं लेट से आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम करता हूं।
तो मेरा बैंक जो है, जो मर्चेंट का बैंक है, वो अक्वायरर बैंक है। और इशूअर बैंक कौन होता है? इशूअर बैंक हो गया कस्टमर का बैंक। हो सकता है कस्टमर का बैंक एसबीआई हो, कस्टमर एसबीआई के साथ बैंकिंग करता है। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि अक्वायरर बैंक और इशूअर बैंक दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब मेरा भी आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है एज अ मर्चेंट, और कस्टमर का भी अकाउंट सेम आईसीआईसीआई बैंक में है। तो उसको हम ऑनर्स एंड ऑफर्स कहते हैं। उसके बारे में हमने वीडियोस बनाई हैं, तो वो अगेन थोड़ा सा एक टेक्निकल हो सकता है, पर अभी के केस में समझते हैं। अक्वायरर बैंक वो बैंक होता है जो मर्चेंट का बैंक होता है, यानी जो कस्टमर को या ट्रांजैक्शन को अक्वायर कर रहा है, यानी कि उस चीज को ले रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में यही समझते हैं। अक्वायरर बैंक मतलब मर्चेंट का बैंक, इश्योर बैंक मतलब कस्टमर का बैंक। एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं, तो अभी उसके कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही ये डिटेल आ गई कि हाँ कस्टमर की डिटेल्स, इतने पैसे निकालना चाहता है, कस्टमर का आधार नंबर ये है, उसने वेरीफाई कर दिया बायोमेट्रिक। अब क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, नॉन बैंक भी हो सकता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, या बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जो बस पेमेंट करती हैं, पर उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, तो वो किसी एक्वायरर बैंक के साथ ही काम करते हैं। अब क्या हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने कस्टमर से ली थी, और इस इंफॉर्मेशन के साथ जो मैंने आपको बताया था, ये डिवाइस, रजिस्टर्ड डिवाइस का ऑथेंटिकेशन, इस डिवाइस का ऑथेंटिकेशन, मर्चेंट जिसने इसको ऑनबोर्ड किया है उसकी सारी डिटेल्स उसी ट्रांजैक्शन फ्लो में, क्योंकि जो बैंक है उसको भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो एक सही रास्ते से है, सही डिवाइस से है, जिसके साथ वो काम कर रहे हैं या एग्रीमेंट किया उन्हीं के द्वारा आ रही है, और कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं है। इसीलिए इसके एक्वायरर बैंक के पास जाने से पहले जो भी ट्रेल है, चाहे वो रजिस्टर्ड डिवाइस का हो, चाहे वो मर्चेंट डिवाइस का हो, या डिवाइस आईडी हो, या मर्चेंट का नाम हो, या मर्चेंट की आइडेंटिटी हो, वो सारी डिटेल इस ट्रांजैक्शन फ्लो में, जो फ्लो नंबर 3 है, एक्वायरर बैंक के पास जाता है। एक्वायरर बैंक पहले चेक करता है, हाँ ये मर्चेंट ठीक है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, हमने इसके साथ ऑनबोर्डिंग कर रखी है, हम इसे जानते हैं, रजिस्टर्ड डिवाइस की इंफॉर्मेशन सही है, सब कुछ ये चेक करके उसके बाद ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सेंट्रल एंटिटी है जो पेमेंट्स को मैनेज करती है, तो उनके स्विच पे जाता है। उनका भी एक एईपीएस का स्विच है, वहां पे जाता है। उसके बाद ये वेरीफाई करते हैं क्या ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक बैंक के थ्रू आ रही है जिसके साथ हमारा टाई अप है, क्या वो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्विच है एईपीएस के लिए लाइव है कि नहीं, और बहुत सारी चीजें वो देखते हैं। फिर वो यहाँ पे ये भी देखते हैं कि क्या उन्होंने ये वेरीफाई किया है कि नहीं कि रजिस्टर्ड डिवाइस है। तो हर सिस्टम पे, हर लेवल पे चेक हो रहा है, और ये सारी चीजें जो है एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सिस्टम से फ्लो हो रही है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एनपीसीआई है, ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि एनपीसीआई के पास आधार की इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट, एनपीसीआई बस पेमेंट कर सकता है, आधार की इंफॉर्मेशन सीआईडीआर या यूआईडीआई के पास है। तो वो क्या करता है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो कस्टमर ने अपना दिया था वो भेजता है यूआईडीआई के पास, कि क्या जो कस्टमर का आधार नंबर है और जो उसने अंगूठा लगाया है या फेस मैच किया है, क्या वो सेम है या नहीं। अब यूआईडीआई ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देखता है और कहता है हाँ सेम है या नहीं है। सो ये बस केवल यस और नो में रिवर्ट करता है। अगर मान लीजिए मैच नहीं होता है कि भाई आधार नंबर कुछ और है, कस्टमर का नाम कुछ और आ रहा है, या मैच नहीं हो रहा, वो नो करके रिवर्ट कर देगा, और ये ट्रांजैक्शन यहीं पे डिक्लाइन हो जाएगी जो फ्लो नंबर 6 में, और फिर ये वापस आ जाएगी और सिस्टम में कहेगा कि ये गलत है आधार नंबर, या मिसमैच हो रहा है, या बायोमेट्रिक सेम नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी जो एजेड आदमी है उनके अंगूठे कि वो क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो सही तरीके से ऑथेंटिकेट नहीं होता है, डिवाइसेस में चैलेंजेस हैं, तो कुछ उस टाइप के चैलेंजेस में भी ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि वो सही है, मैच हो गया। अब यूआईडीआई रिस्पॉन्ड करता है हाँ ये मैच हो गया। अब एनपीसीआई को दो चीजें मिल गई कि ये एक सही रास्ते से पेमेंट आ रही है, मर्चेंट से सही है, मैच हो चुका है, कस्टमर भी ऑथेंटिकेट कर लिया हमने, मर्चेंट को भी हमने ऑथेंटिकेट कर लिया है, सत्यापित कर लिया है कि दोनों ही सही हैं। अब आप क्या करेंगे, एनपीसीआई, क्योंकि वो स्विच है, यानी कि वो सारे पेमेंट्स को इंटर बैंक एक दूसरे को भेजता है, चेक करता है। अब ये क्या करेगा, एनपीसीआई सेम पेमेंट को ईश्वर बैंक यानी कस्टमर के बैंक के पास भेजेगा कि आप ये चेक कीजिए कि क्या इस कस्टमर के पास ये सारी इतने पैसे हैं भी कि नहीं, क्या ये कस्टमर फ्रॉड तो नहीं है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, और बहुत सारी चीजें चेक करते हैं कि क्या ये एईपीएस के लिए लाइव है भी कि नहीं, क्या ये एईपीएस ट्रांजैक्शन में ऑन भी किया है कि नहीं, बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। तो ईश्वर बैंक अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्विच के थ्रू उनका अकाउंट सब कुछ चेक करता है, और ये क्या करता है, सीडीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम, जहां कस्टमर का डेटा जो है वो रहता है, वहां पे भेजते हैं और देखते हैं कि क्या इसके पास पैसे हैं कि नहीं, और बहुत कोई
कंप्लायंस चेक तो नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज तो नहीं, ये सारी चीजें चेक होती हैं। उसके बाद ये रिस्पॉन्ड करता है बैंक कोर बैंकिंग सर्वर कि हाँ ये सब कुछ सही है, पैसे हैं, हम पैसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये कंफर्मेशन जो है इश्यूअर बैंक भेजता है एनपीसीआई को वापस। तो एनपीसीआई क्योंकि स्विच है, क्योंकि डायरेक्टली एक्वायर बैंक और इश्यूअर बैंक मिक्स नहीं है। ये तब की बात कर रहा हूं जब अक्वायरिंग बैंक यानी मर्चेंट का बैंक और कस्टमर का बैंक दोनों अलग अलग हैं। अगर फर्ज कीजिए अगर वो सेम होता अक्वायर बैंक और इश्यूअर बैंक, तो उसको इश्यूअर बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्वायर बैंक, एनपीसीआई, यूआईडीआई और इसी जगह पे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाती रहे। तो वो ट्रांजेक्शन के लिए आपको इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती इश्यूअर बैंक के पास, बिकॉज दोनों सेम है। अब इस केस में क्या होगा, एनपीसीआई के पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये पैसे सही है, निकल सकते हैं। एनपीसीआई सेम इंफॉर्मेशन एक्वायरिंग बैंक को भेजता है कंफर्मेशन के साथ। तो इश्यूअर बैंक क्या करेगा, उसने जैसे ही बोला हाँ पैसे हैं आप काट सकते हो, हम डेबिट कर सकते हैं, तो जैसे ही ये डेबिट का एक ऑथराइजेशन कोड कि हाँ ये डेबिट हो सकता है और हमने ब्लॉक कर दिया है पैसा, जब भी आप रिक्वेस्ट रेज करेंगे हम इसको सेटल कर देंगे एंड ऑफ द डे में। अब इश्यूअर बैंक ने ऑथेंटिकेशन कोड देते हैं, जब भी आप देखना पेमेंट करो एक स्लिप निकलेगी, एक ऑथेंटिकेशन कोड आता है, ट्रांजैक्शन कोड आता है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन है कि हाँ आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब ये ऑथेंटिकेशन कोड एनपीसीआई के पास जाती है, एनपीसीआई सेम ऑथेंटिकेशन कोड अपने पास रेफरेंस के लिए रखती है, फिर एक्वायरिंग बैंक को भेज देती है। एक्वायरिंग बैंक उस कंपनी को भेज देता है जो डिवाइस ओन करता है, और मर्चेंट को दिख जाता है कि हाँ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। मर्चेंट अपने पास से कैश निकाल के उस कस्टमर को दे देता है। उसके बाद क्या होता है, बाद में सेटलमेंट होते हैं इंटरबैंक इश्यूअर बैंक और एक्वायरिंग बैंक के बीच में कि हाँ भाई इतने पैसे मेरे बचते हैं, आपके इतने कस्टमर आए थे, तो वो एक दूसरे को पैसा देके सेटल करते हैं। वो सेटलमेंट का एक अलग पार्ट है। पर अगर हम यहाँ देखें तो अगर आप देखेंगे लाल में लिखा हुआ ऑथेंटिकेशन इज डन बाय यूआईडीआई, यानी कि ये आधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो बस यूआईडीआई आधार ही कर सकता है। और स्विचिंग यानी कि पेमेंट को एक दूसरे के पास भेजना, ईश्वर से एक्वायरर, एक्वायरर से ईश्वर, और क्लियरिंग ऑफ पेमेंट की मतलब हाँ पेमेंट क्लियर हो गया, एक दूसरे के पास जा सकता है। और सेटलमेंट मतलब जब एंड ऑफ द डे या जब भी सेटलमेंट साइकिल होगा कि कौन से बैंक को कितने पैसे देने हैं और कितने लेने हैं, ये सारा काम एनपीसीआई करता है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा एक फ्लो है एईपीएस के ट्रांजैक्शन का। जब भी हम आधार बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो एग्जैक्टली यही फ्लो है। आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, पर थैंक्स टू यूआईडीआई, एनपीसीआई और पूरे पेमेंट आर्किटेक्चर का, ये पूरा का पूरा पेमेंट बिल्कुल सेकंड्स के भीतर में हो जाता है और कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कितनी बार आप देखेंगे कि एक एरर आता है डिवाइस पे, सर्वर डाउन, ईश्वर सर्वर डाउन, एक्वायर सर्वर डाउन, यूआईडीआई, एनपीसीआई, ये बहुत सारे ऐसे सर्वर्स आते हैं। तो अब आप उस चीज को समझ पाएंगे कि एक ट्रांजैक्शन जो आप सोचते हो बस बैंक में कर दिया, उसके पीछे कितने सारे प्लेयर होते हैं और कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो एईपीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टूल है फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपने देश में बढ़ाने का, उस जगह पे बैंकिंग ले जाने का जहां पे अभी भी बैंक नहीं है, एटीएम्स नहीं है, वहां पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से जो एजेंट्स होते हैं उसके माध्यम से ये ट्रांजैक्शंस दी जाती हैं। L1 और L0 डिवाइसेस आई हैं। तो ये जो डिवाइस आप देख रहे हो छोटी ब्लैक वाली जहां पे हम अंगूठा लगाते हैं, अभी पहले वो L1 और L0 डिवाइसेस क्या होती हैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, फ्रॉड्स आ रहे हैं। पहले जैसे मैंने बताया रजिस्टर्ड डिवाइस नहीं होती थी, अब रजिस्टर्ड डिवाइस आई है। अब रजिस्टर्ड डिवाइस में भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक जो आप कैप्चर कर रहे हो डिवाइस में हो रहा है, जो अंगूठे वाला है, या फिर वो जो बड़ी सी ब्लू वाली डिवाइस है उसके अंदर हो रहा है। तो अब ये L1 L0 जो है वो थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड है, तो इसके बारे में वीडियो में बाद में बनाऊंगा। पर अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। धन्यवाद।